गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए अपने 20 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ने के लिए दिए थे आपने उनको अच्छे से देखा होगा। उनमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था आपका B-21 रेडर। ओके, ये बनाया गया है यूएसए द्वारा। उसने तीन टाइप्स के मतलब कि तीन टाइप्स के जो मिसाइल रहते हैं उन तीनों टाइप्स को मिलाकर एक फाइटर जेट रेडी किया है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। इन केस अगर आप लोग यूपीएससी या पीसीएस वाले बच्चे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ से सवाल आना कंफर्म है। समझ गए आप लोग? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच लीडर हैज बीन हॉनर्ड विद 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एनी एमिनेंस अवार्ड SIES। ओके, किस नेता को 25वें श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसको सम्मानित किया गया है वेंकैया नायडू को किया गया है। ओके, 25th SIES अवार्ड, ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है पब्लिक लीडरशिप की फील्ड में। तो ये किसको मिला है? वेंकैया नायडू को मिला है और आरिफ मोहम्मद खान को मिला है। ओके, कम्युनिटी लीडरशिप का अवार्ड किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। स्पिरिचुअल लीडरशिप का अवार्ड किसको मिला है? विशाखा हरि को मिला है। सुषमा स्वराज अवार्ड किस स्टेट को मिला है? हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट को मिला है। देखो, ये वाला अवार्ड केवल स्टेट वाइज दिया जाता है, ठीक है? ये अवार्ड सिर्फ स्टेट वाइज ही दिया जाता है। चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान गवर्नमेंट को मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया पेट्रोल coordinated patrol between the Indian Navy and the Indonesian Navy is being conducted from 8 to 19 December 2022। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारतीय इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा? कौन से नंबर का? 39th नंबर का एक्सरसाइज या 39th संस्करण का समन्वित गश्ती का एक्सरसाइज आयोजित किया जाएगा। इन्होंने जितने भी जॉइंट एक्सरसाइज किए हैं इंडिया और इंडोनेशिया ने, उनके नाम यहाँ पर है। गरुड़ा शक्ति, समुद्र शक्ति। ओके, इसके बाद में इंडिया और मलेशिया ने कौन कौन से किए? उदार शक्ति और हरिमाव शक्ति। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है उसका नाम क्या है? नौसंतारा। इसकी जो करेंसी है वो रुपया है। रुपया नहीं, रुपया। ओके, राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और वहां की संसद को क्या बोला जाता है? PCA, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। अब यहाँ पे ना मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में एक बात बताता हूँ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको पता होगा कि इंडोनेशिया भारत से ज्यादा दूर नहीं है, उसकी समुद्र सीमा लगभग बहुत नजदीक है, ठीक है? देखो, इंडोनेशिया को जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो इसको मसालों का हब बोला जाता था। किसका बोला जाता था? मसालों का हब। ओके, नहीं तो मसालों का केंद्र बोला जाता था। जितने भी मसाले थे सब इंडोनेशिया से ही सप्लाई किए जाते थे, ठीक है? और उसके बाद में जितने लोगों को मजदूर बनाकर लाया जाता था जबरदस्ती, वो कहाँ पे लाया जाता था? उनको इंडोनेशिया में ही मजदूर बनाकर लाया जाता था। इंडोनेशिया की वजह से ही जो भारत था, भारत क्या था? भारत सोने भारत गोल्डन बर्ड बोला जाता था। गोल्डन बर्ड क्यों बोला जाता था? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था। भारत में पहले चीजें, भारत से पहले कोई भी अगर वस्तु लेनी है तो वहां पे सोने के कॉइन्स देने पड़ते थे। जैसे कि मान लो अगर ये भारत है
और कोई अगर विदेशी व्यापारी यहाँ पे आता है या फिर कोई भी आता है, वो कोई भी सामान लेता है तो वो भारत में सोने के सिक्के देगा अपने, तब वो सामान लेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब इतना बड़ा मार्केट है, जाहिर सी बात है सोने के सिक्के बहुत ज्यादा होंगे। तो धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, इंडिया गोल्डन बर्ड बोला जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा सोना था, बहुत सारा। ठीक है, तो देखो, इंडिया को सोने की चिड़िया सिर्फ इसके मार्केट से ही बोला जाता था। और आपने अगर केजीएफ मूवी देखी होगी, केजीएफ मूवी में से जो केजीएफ करके एक जगह है वो रियल में है, वहां से 900 टन का सोना ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश लेके गई थी। कितना, 900 टन का सोना। आज भी केजीएफ में सोना है, लेकिन क्या है ना, उसको निकालने का खर्चा उसके सोने से ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट अब उसके गोल्ड को हाथ नहीं लगाती है। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके मन में ऐसा क्या आया कि अब भारत के ऊपर हमको राज करना चाहिए, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग अगर चाहते तो स्टार्टिंग में ही राज करने की योजना बना सकते थे, उनके पास सेना फोर्स वगैरह सब कुछ था। लेकिन उन्होंने जब एक पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट था जब उनके मन में आया कि अब भारत को अपना गुलाम बनाना बहुत जरूरी हो गया है? ठीक है, चलिए, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए, क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको बताया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द वानिकरण प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन? किस राज्य के वन वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्स्थापित करने के लिए वानिकरण परियोजना शुरू की? किस राज्य ने की है? केरला राज्य ने शुरू की है। ये प्रोजेक्ट केरला गवर्नमेंट का है। ओके, फर्स्ट स्टेट फॉर द वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कौन सा आपका? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के रिसेंट सीएम कौन है आपके? एकनाथ शिंदे। चलिए, फर्स्ट स्टेट जिसने क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी निकाली है कौन है आपका? तमिलनाडु है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। Which country will host an international conference standing with the यूक्रेनियन पीपल? कौन सा देश स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करने वाला है? फ्रांस करने वाला है। ओके, इन केस मान लो यहाँ ऑप्शन में अगर रशिया लिखा होता और अगर फिर भी कोई रशिया करके आता ना, तो सही बात है, उसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देखो, आने वाले टाइम में ये एक ऐतिहासिक युद्ध साबित होगा, जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड पे बहुत बड़ा असर पड़ा था, खास करके एक्सपोर्ट के मामले में। वो भी किस चीज का? गेहूं के सप्लाई के मामले में, क्योंकि अकेले रशिया और यूक्रेन देश पूरे अर्थ का 25% गेहूं सप्लाई किया करते थे। और इसी साल इंडिया ने जब टर्की को गेहूं सप्लाई, मतलब गेहूं दिया था, तो वो लोग ने पता नहीं क्यों क्या हुआ, झूठा बहाना बना के इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को बदनाम करने के लिए उनका पूरा गेहूं रिटर्न कर दिया। तो इंडिया ने बोला था अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुमको गेहूं हम लोग कभी देंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखो, आप सबके मन में कितनी बार ये तो आता ही होगा कि भारत पीओके के ऊपर हमला करके वहां के जो आधा हिस्से का कश्मीर है उसको अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेता है। ठीक है, देखो, अगर पाकिस्तान के रिश्ते बाकी देश से अगर बिगड़े हुए हो और कोई उसकी रक्षा करने ना आए, तो एक बार के लिए सोचा जा सकता है, इन केस आज से 100 साल बाद शायद जो गवर्नमेंट होगी वो सोचे कि अब हमको हमला करके पीओके अपने अंडर में लेना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे देखो, भारत जो है, भारत युद्ध नीति को फॉलो करता है, भारत युद्ध नीति को फॉलो करता है। ठीक है, और युद्ध नीति ऐसा ऐसा करने को बिल्कुल मना करती है कि हमें सामने से किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज, अगर अगर पाकिस्तान के ऊपर हम लोग हमला करते हैं तो कौन सी कंट्री से हमको वॉर लड़नी पड़ेगी? सबसे पहले है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद में आता है तुर्की। ये दोनों कंट्री से तो पहले लड़नी ही पड़ेगी हमको वॉर। ठीक है, एक एक बार के लिए हम लोग अफगानिस्तान भी ले सकते हैं धर्म के मामले से, क्योंकि आप
क्योंकि आप सबको मालूम है पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामिक धर्म को ही सपोर्ट किया जाता है। चाइना का यहाँ पे प्रॉफिट क्या है? चाइना का प्रॉफिट ये है, चाइना अगर पैसा देता है तो पाकिस्तानी जितने भी है वो भारत में आतंकवाद फैलाएंगे। और ये क्या है, ये भी ये इसका तो इस्लाम है, इसलिए ये पाकिस्तान की मदद करता है। तो इन दोनों देशों से भारत को अकेले लड़ना होगा, जो कि रिसेंट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इंडिया, चाइना और टर्की के सेनाओं को संभाल सके। ठीक है, तो इसीलिए पीओके पे हमला करना स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? पाकिस्तान इसलिए अपने एक सॉलिड जगह पे स्टैंड करता है। देखो अभी आप सबको मालूम होगा, अभी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अब ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में उसका सपोर्ट किसने किया? अमेरिका ने किया। अब अमेरिका को क्या फायदा भाई इसको इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल के? उसका फायदा ये है, अगर मैं इन शॉर्ट दूसरे एंगल में बताऊं, अगर ये ग्रे लिस्ट से बाहर है तो वो पाकिस्तान अब एलिजिबल बन गया है लोन्स लेने के लिए। ठीक है, अगर वो लोन्स लेगा और बहुत सारा पैसा लेता है, इन केस वो अगर आतंकवाद के ऊपर खर्चा करता है, तो इससे अगर दूसरे देश का नुकसान होगा तो दूसरे देश का फायदा ही होगा ना। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलिए, तो इस वॉर के बारे में तो बोलता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में पूरा डिटेल में कि वॉर क्यों हुआ। वॉर में जो इंपॉर्टेंट बॉडी एक थी नाटो, नाटो क्या है, नाटो का गठन कब हुआ, इनका हिस्ट्री क्या था। नहीं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, पूरा वॉर से लेकर एक एक जानकारी के साथ में। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल में कौन 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 से देश है आपके? पेरिस और फ्रांस है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसको मिला है? जेलेंस्की को मिला है। और पीपल्स ऑफ यूक्रेनियन को मिला, ये एक संस्था का नाम है। ओके, लिबर्टी मेडल और चर्चिल लीडरशिप किसको मिला है? जेलेंस्की को ही मिला है, ये वहां के राष्ट्रपति है। ठीक है, यूक्रेन, वहां की राजधानी क्या है? कीव है। और वहां की करेंसी क्या है? हर्बेनिया है। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 विल अमेंड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ विच ईयर? ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस वर्ष के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करेगा? किसमें करने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, 2001 में करने वाला। देखो इसका इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में जो भी नियम या कानून होगा उसमें थोड़े से बदलाव किए जाएंगे। समझ गए? 2022 में इस कानून में थोड़े से बदलाव किए जाएंगे, मतलब संशोधन किया जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच स्टेट इज नाउ प्लानिंग फॉर genetic development to increase the productivity of indigenous बद्री कौ, पहाड़ी कौ that grazes on medicinal herbs? औषधीय जड़ी बूटियों पर चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा राज्य अनुवांशिक विकास की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य बना रहा है? यूके राज्य आपका बना रहा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹75,000 करोड़ इन विच स्टेट? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र राज्य में किया है। देखो, जितने भी परियोजनाएं शुरू की जाती है एक बार उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ने वाला है देश के ऊपर, और उससे ग्रोथ क्या क्या होगा। तो इसके बारे में जाके आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने इसका नाम डाला नहीं है। समझ गए? चलिए, क्योंकि इसके अंदर जो जो प्रोजेक्ट्स है आप लोग खुद जाके सर्च कीजिए गूगल पर। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज लोन हैज बीन waived by SBI in the last 4 financial years?
तो यहाँ पे लोन का अमाउंट कितना है 1.65 लाख करोड़। ओके, चलिए देखो यहाँ पर एसबीआई ने पिछले 4 वित्तीय वर्षों में कितने कितने लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, कितने लाख करोड़ रुपए का 1.65 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज माफ किया है। अब देखो यहाँ पर, अब एक बात अगर बताया जाए तो इसमें देखो, अगर डिटेल में इसका ये रिपोर्ट पढ़ने जाओगे ना तो शायद फार्मर्स की संख्या उतनी ना मिले। ओके, क्योंकि इतना ज्यादा लोन देखो एसबीआई, क्योंकि भारत में जितने भी फार्मर्स है ऐसा तो नहीं कि वो एक ही बैंक से लोन लेते होंगे। ओके, तो मैं आपसे बोलूंगा जाके ना इस एक बार इसके बारे में पढ़ना कि इसके अंदर लोन लेने वाले कौन कौन से लोग थे। ओके, या फिर कितना कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ओके, क्योंकि देखो कोई भी बैंक अगर लोन माफ करता है ना तो ऐसा तो नहीं कि बैंक अपना नुकसान करेगा, चाहे कोई भी बैंक हो। एक बात बताइए आप लोग, देखो यहाँ पर अगर बैंक का एक 1.65 लाख करोड़ मतलब 1.65 लाख करोड़ रुपए का बैंक घाटा उठाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। बैंक जितना भी लोन माफ करती है उसके अगले साल उसके बैंक में जितने भी कंज्यूमर्स रहते हैं, जितने भी कस्टमर्स रहते हैं, अगर किसी ने बड़ा लोन लिया है तो वो लोग की ईएमआई में वो इंक्रीज कर देता है अमाउंट थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में जितने भी नए लोन्स लेने आते हैं लोग, उनकी भी ईएमआई इंक्रीज कर दी जाती है, ताकि इनसे जो पैसा मिले उससे जो ये अमाउंट लॉस हुआ है वो रिकवर किया जा सके। ये बैंक वालों की टेक्निक होती है। जैसे कि बैंक में अगर आप लोग एफडी करवाने के लिए जाते हो तो बैंक वाले कोशिश करते कि वो आपको A1 बॉन्ड्स A1 बॉन्ड्स दे दे सके, और वो लोग आपको इस बॉन्ड्स के बारे में बहुत लंबी लंबी फेंक फेंक के देंगे। क्यों? क्योंकि A1 बॉन्ड्स ऐसा बॉन्ड है, अगर आप लोग इसके अंदर अपना मनी इन्वेस्ट करते हो तो ये क्या होगा, पूरे रूप से वेस्ट होगा। क्यों? इनकेस बैंक अगर लॉस में जाता है तो आपका पूरा का पूरा पैसा वो खा सकता है, जो ब्याज का रुपया होगा वो भी खा सकता है, आपको कुछ नहीं देगा। इसलिए ना वो एफडी को आप प्रिफर किया करो बैंक में किसी भी बॉन्ड्स में डालने के पहले। खास करके A1 बॉन्ड्स में तो पैसा कभी नहीं डालना, चाहे कोई भी केस हो जाए। और उसके बाद में अगर कोई दूसरा बॉन्ड्स है तो उसको एक बार आपको पढ़ के लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैज inaugurated 10 district court डिजिटाइजेशन हब्स DCDH इन विच स्टेट। कौन सा राज्य में किया है? उड़ीसा राज्य में किया है। देखो ये डिजिटाइजेशन का मतलब क्या, आपने बहुत सारी वीडियोस रिसेंट में देखी होगी यूट्यूब के या इंस्टा के ऊपर, कि वहां पे जो कोर्ट का जो भी सुनवाई है वो एक डिजिटल बोर्ड पे चालू है। ठीक है, उसको ही बोला जाता है डिजिटाइजेशन हब। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताता हूँ। अभी केरला हाई कोर्ट ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि SC ST एक्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर फेक FIR किए गए थे। अब देखो यहाँ पर ये SC ST एक्ट क्या है। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बना के दिया है कि अगर आप लोग किसी भी छोटी जात के लोगों को अगर गाली भी देते हो तो बिना किसी सुनवाई के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, बिना किसी सुनवाई के, भले वो बंदा झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो। समझ गया? जैसे कि मान लो अगर आपके, और ये गांव देहात में ज्यादा होता है, शहर में इतना नहीं होता। मान लो आपके गांव में कोई छोटी जात का इंसान है, अगर उसको आपकी कोई बात बुरी लग गई या आपका जो काम है उसको अच्छा नहीं लगा, अगर वो आपके खिलाफ जाके झूठा कंप्लेन कर दे कि आपने उसको नीच बोला है, सॉरी फॉर दिस, हो गया कि आपने उसको नीच बोला है, तो वो आपके ऊपर कंप्लेन करके आपको जेल में डलवा सकता है। समझ गए आप लोग? तो ये था SC ST एक्ट, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसके अंदर सजा भी हुई है, वो भी अच्छे लोगों को। ठीक है, चलिए भारत के 50वें CJI कौन है आपके? धनंजय वाय चंद्रचूड़। ओडिशा का हाईकोर्ट कहाँ है आपका? कटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु विल बिकम न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नया मुख्य वैज्ञानिक कौन बनेगा? कौन बनने वाला है? डॉक्टर जेरेमी
फरार बनने वाले हैं। ओके, नए नए मुख्य वैज्ञानिक। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर का इसका जिनेवा में। देखो अभी ना मेरे को इससे एक चीज याद आई। अभी रिसेंट में एक मूवी, मतलब कि 2017 या 7 में बनाया गया था, मैंने रिसेंटली देखी है। मूवी का नाम है फास्टिंग। ओके, ये आपको IMDb के ऊपर या फिर Amazon प्राइम वीडियो से मिल जाएगी। मूवी का नाम है फास्टिंग, और ये इतनी अच्छी मूवी है ना। इसके अंदर फास्टिंग के एक तो बेनिफिट्स बताए गए हैं, प्लस बड़ी बड़ी जो डिसीजेज रहती है लाइक कैंसर, ओके, लाइक कैंसर, डायबिटीज, ओके, पाइल जैसी बीमारियां, ये सब ना फास्टिंग से इतने इजीली मेथड से क्योर की गई है ना। एक बार पूरी मूवी आपको देखनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि आप लोग अगर फास्टिंग का ये रूप अपनाते हैं, मतलब कि आपको खाना भी है, सिर्फ उपवास नहीं करना है, सिर्फ आपको खाने के साथ में उपवास करना है, तो इस मूवी में अच्छे से बताया गया है। अगर आप लोग इसको इसको फॉलो करते हैं तो जिनका वेट बढ़ा हुआ है वो धीरे से टाइम के साथ में लॉस होगा। जो लोग अच्छे नहीं दिखते वो लोग भी धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत अच्छे दिखने लगेंगे, समझ गए। और जिनको कोई अगर डिसीज है तो मैं बोलता हूँ धीरे 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 साल भर में वो भी खत्म हो जाएगा। बस इसके अंदर एक डिमांड ये है कि इसको आपको आप फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, अपने लाइफ का एक पैशन बना के रखना पड़ेगा। और एक चीज की डिमांड ये है कि आपको फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, बाहर का खाना, ठीक है। बट हेल्थ के रूप में मैं आपको बोलूंगा आप लोग जाके इस मूवी को देखिए। 1 पॉइंट मतलब 1.5 घंटे की मूवी है ये आपको देखना चाहिए। चलिए, WHO चीफ साइंटिस्ट कौन बनेंगे आपके? जेरेमी फरार। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम क्या रखा है? एमपॉक्स। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट हैज लॉन्च द सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ कंजर्वेंसी वर्कर्स? किस राज्य ने सफाई कर्मचारी के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता श्रमिक विकास योजना शुरू की? किसने की है? तमिलनाडु ने शुरू की है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लेक्चर आपका आज का खत्म होता है। आपको आज जाके क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में देखो। सबसे पहले जो एक ऊपर क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपीस है, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होने वाले हैं उनके बारे में पढ़ लो। अगर डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक आप लोग RTI लिख के डाल दो ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं, आपको मेल पे सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपको आज पढ़ना है, मतलब कि जो भी हमने ऊपर एक्ट देखा था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, वो एक्ट क्या है? ओके, अगर वो आप लोग एक्ट समझ जाते हो तो उसके अंदर जो बदलाव होगा आप लोग उसको भी समझ पाओगे। समझ गए? तो ये दो चीजें आपको आज करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।